Welcome student to the session of this PYQ discussion. So as per the demand of many students, I decided to solve complete like year-wise paper. So this particular is the very latest one for you, 2025 paper 2. Fine. इसको पसंद फर्क ये है पार्ट्स में करेंगे rather of solving a one complete paper in a single we try to do in a parts like सिंपल सी बात है आपके 120 क्वेश्चन आते हैं I will try to complete in 24 parts. How? 5 question in each part. क्योंकि हर एक जो पार्ट है वो 10 से 12 मिनट का बन जाएगा उसका रीजन भी ये है क्योंकि आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम द बेसिक्स मतलब बेसिक्स का मतलब ये है कि मैं सॉल्व तो करूंगा ही आपको समझाऊं भी जिससे कि आपकी वाइल वॉचिंग दिस आपकी लर्निंग भी होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आप समझोगे भी कि किस टाइप के PYQs आ रहे हैं so we will not wasting much time we will starting the session ठीक है now see first question is p power x is equal to q power y is equal to r power z and x y z are in gp जो इंफॉर्मेशन दी है वो दी है x y z gp में आपको सिंपल सा पता है कॉमन रेशियो सेम रहता है थ्रू मतलब एक कॉमन रेशियो होता है जैसे जस्ट लाइक अ कॉमन डिफरेंस इन एपी देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी क्यू आर इन एपी पहली स्टेटमेंट देखो तो मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए होगी और दूसरी में एल एन पी एल एन क्यू एल एन आर मतलब उनकी भी वैल्यू चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉमन इन दैट ताकि हम उनके बीच में रिलेशन निकाल पाए तो एक बार मेरे को हिट कर रहा है मैं पहले ना स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेता हूँ स्टेटमेंट 2 को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा तीनों को एक बार के मान लूंगा बड़ा सिंपल सा है देखो यही देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई इज इक्वल टू आर जेड इसको मैंने कुछ के माना अब जब मैंने तीनों तरफ लॉग ले लिया मतलब थ्रू बोथ साइड लॉग जैसे एक बार के लिए इक्वेशन ये बनेगी एट अ टाइम आप इक्वेशन को डील कर सकते हो एक बार के लिए तीनों इक्वेशन से अगर आप ध्यान दो तो पहले से x की वैल्यू आएगी लॉग लेने से जब इसमें और इसमें लॉग लूंगा तो ln के इस तरफ आ जाएगा इस तरफ x आ जाएगा इनटू ln p जिसको मैं नीचे ले गया ठीक है सिमिलरली y इज इक्वल टू देखो लॉग लेने से पावर नीचे आ जाती है ln q साथ में मल्टीप्लाई होगा लेकिन डायरेक्टली मैं उसको नीचे ln k अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपका z भी ऐसा ही बन जाएगा ln k by ln what we are looking for बस ठीक है z इज इक्वल टू ln k by r हो जाएगा बेसिकली हमें p q r किस में दिए सॉरी x y z gp में दिए थे तो आप ध्यान से देखो हमें ln p ln q और ln r को देखना है तो अब बस रिवर्स कर दो वैसे मैं फर्स्ट स्टेप में इस बात को बोल सकता था कि ln p को उधर रखो बट नो मैटर मेरे से यहां से मतलब कहने का मेरा मतलब है डायरेक्टली आप इधर यहाँ फोकस रखोगे तो आप एक ही स्टेप में लिख लोगे कि ln p की वैल्यू ln k बाय x आ रही है ln q की वैल्यू ln k बाय y आ रही है और ln p q r की वैल्यू ln k बाय ln z आ रही है अगर x y z gp में थे अगर x y z gp में थे तो उनके रेसिप्रोकल भी gp में रहेंगे फर्क नहीं पड़ता तो ln p ln q ln r भी gp में रहेगा तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 1 को देखने के लिए p आपको चेक करना पड़ेगा एपी में अगर आप ध्यान दो तो स्टेटमेंट रहेगी p पावर x q पावर y एंड r पावर z इज इक्वल टू k अगर मैं लॉग लेता हूं उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे p q r को देखना है मैं एक बार लिखूं p इज इक्वल टू k पावर 1 बाय x एंड q इज इक्वल टू k पावर 1 बाय z सॉरी y आएगा एंड r इज इक्वल टू k पावर 1 बाय z हमें पता है p q r तो ये वैल्यू आ गई x y z हमारे जीपी में उनके रेसिप्रोकल भी जीपी में होंगे बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर पावर जीपी में है तो अगर आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हो ऑब्वियसली जो पावर और जीपी में आ रही है जैसे 3 ले लो 3 k पावर 3 फिर कॉमन रेशियो मान के चलो हम क्या मान के चल रहे हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा और फिर 3 का क्यूब यानी कि मतलब मैं कॉमन रेशियो 3 मान के चल रहा हूँ सॉरी फॉर दिस एंड k power 3 k power 9 and a very simple thing this is 27 फाइन यहां अगर आप देखो तो इन दोनों का रेशियो वो इसमें 6 आ रहा है इसमें k की पावर 18 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर पावर भी जीपी में है तो मतलब कंप्लीट बेस के साथ अगर पावर को लगाऊं पर्टिकुलर विल बी इन जीपी नो जीपी में होंगे नहीं और एपी तो आप वैसे ही देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं k की पावर 9 माइनस के की पावर 3 के की पावर 27 माइनस के की पावर 9 हाँ किस केस में हो सकता है बट हम कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू तब मानते हैं जब वो जनरलाइज कर सके जनरलाइज नहीं हो पा रही तो बस मैंने एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बता दी कि पी क्यू आर एपी में भी नहीं है जीपी में भी नहीं है बाई चांस आपका कभी आगे एग्जामिनेशन में या किसी और एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती है गिवन डू दिस पर्टिकुलर
ऑब्जर्वेशन या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ, तो आप ये भी कर सकते हो। दैट इज वाई आई वाज सेइंग 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर कि दिस इज द लर्निंग कम आपके पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट पढ़ा रहा हूं इसमें, बट आपको जो ध्यान रखना है, आप यूट्यूब से अपनी थोड़ी स्पीड कम भी कर सकते हो, 0.9 0.8 पे पढ़ सकते हो। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट, ओके ऑफ अ सेट, ठीक है मान गया, एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ये लिखा भी है पर्टिकुलरली, वैसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को डैश लगा के, या फिर ए सी से भी कर सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जनरली इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से कर लो, वेन डायग्राम बनाओ, आपका 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ कुछ चीजें पता होती हैं तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि अच्छा ये बनेगा, बट वेरी सिंपल। ए माइनस बी का हमें पता है कि होता क्या है, ए में से बी को माइनस करता हूं तो आई नो वेरी वेल कि मेरे पास जो पार्ट बचता है वो ये वाला बचता है। बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट, देखो इसको थोड़ा दिमाग में आपको लेके चलना है। हाउ आई विल टेल यू व्हाट आई एम सेइंग, दिमाग में कैसे आपको पता होना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट सारा बी का बाहर वाला पार्ट, तो इसको बनाने जरा जान करके एक बार हल्का सा आपके लिए बना दिया है, तो मतलब इसके सारे बाहर वाला पार्ट, ठीक है। और मतलब इसके सारे बाहर वाले पार्ट में से मुझे ए कॉम्प्लीमेंट, अब एक ए नहीं ए कॉम्प्लीमेंट बोला है उसने, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा इस, अब मैंने जान कुछ उसको इरेज कर रहा हूँ, चाहूं तो मैं साथ में 2 कलर से बना सकता था, बट आपको एक बार बता रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट। अब आपको एक काम क्या करना है, दोनों को बनाना ही नहीं, दिमाग में सोचना अरे बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के सारे बाहर वाला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सारे बाहर वाला पार्ट, दोनों में से माइनस करने के बाद बच क्या, बच क्या रहा, देखो ए में मतलब ए के सारे बाहर वाला पार्ट, ये तो जो जो दोनों के बाहर वाला पार्ट है वो तो वैसे ही नहीं बचेगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी के अलावा सारा पार्ट तो आ ही गया था, ये पार्ट ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट में भी ये आ रहा है, तो जो टोटली बाहर वाला पार्ट है दोनों में आ रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बच क्या गया, बच क्या गया, बी कॉम्प्लीमेंट में जो आ रहा था वो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा था, बट कहीं ना कहीं हमें माइनस करना ही नहीं था वो पार्ट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी हो उसमें से मुझे बस जो ए कॉम्प्लीमेंट में पार्ट आ रहा है वो माइनस करना है, तो बी के पास जो एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, ठीक है, देखो ए के पास कुछ एक्स्ट्रा है, वो कोई बात नहीं, वो हम माइनस, ये मैथमेटिक्स के अलजेब्रा की तरह नहीं, 2 - 3 में से 2 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो -1 कंसिडर करूंगा, दो है, मतलब इसमें मैं नंबर के वाइज देखता हूँ या फिर सिमिलैरिटी वाइज, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इन 2 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट माइनस करें तो अगर मान लो वो दो कॉमन है तो वो माइनस हो जाएंगे, इसमें अब 0 एलिमेंट बचेंगे। मतलब ये चीज आपको बेसिक्स अगर पता है यू कैन डू इट वेरी वेल। अब बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो जो बचेगा ना पार्ट भाई वो यही बचेगा, मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल आई विल जस्ट टेल यू पार्ट कौन सा बच रहा है। देखो बी कॉम्प्लीमेंट फिर दिमाग में लाओ, बी कॉम्प्लीमेंट बी के सारे बाहर वाला पार्ट, उसमें से ए कॉम्प्लीमेंट, ए में कुछ एक्स्ट्रा है उसको कभी ध्यान नहीं देते आप, बट हाँ बी कॉम जो बी कॉम्प्लीमेंट था उसमें उसमें और ए कॉम्प्लीमेंट क्या ओवरलैप हो रहा है, ये वाला पार्ट सॉरी ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट तो आपके ए कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं, और हाँ ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है दोनों के बाहर वाला, दोनों के बाहर वाला, तो कुल मिला के जब बी कॉम्प्लीमेंट में से मैं ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूंगा तो पार्ट कौन सा बच जाएगा जो ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब ये वाला पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में ये एक्स्ट्रा पार्ट था, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, भाई ये एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको मैं नेगेटिव में नहीं लेके चलता, ये ठीक है माइनस नहीं हो रहा पड़ा रहेगा, मुझे तो बस बी में से ए वाले पार्ट को हटा के अपने पास कर लेना था, बी मेरा पूरा पार्ट था, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला भी था इसको हटा दिया, तो मेरे पास बी में सिर्फ यही बचा, बी में सिर्फ यही बचा, तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, तो दिस इज आंसर एंड दिस इज नॉट मीच, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 को थोड़ा जल्दी करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस सॉरी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, दिमाग में सिर्फ ए को रखो, दिमाग में सिर्फ ए को रखो, दिमाग में सिर्फ ए को रखो, बी कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को हटा दो, दिमाग में ए है बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये वाला पार्ट जो था ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ए में सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। अब ऐसा सोचो ए में से हटाना है, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं वो छोड़ो, ए में से हटाना, ए में से मैंने वो पार्ट डाल दिया जो बी कॉम्प्लीमेंट के पास भी था, तो ये बच गया, ये मेरा स्टेट राइट लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस सॉरी इसमें आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी है क्या है, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट को दिमाग पर रखो, मतलब ए के पूरे बाहर वाला पार्ट, ए के डायग्राम बना लो पूरा, ऐसा नहीं कि पूरे आपको इमेज को इमेजिन करना कि ये वेन डायग्राम बनाया ये बना, एक बार बना लो, अब इसको इमेजिन करो, इसके अंदर मत बना के इमेजिन करो, आप देखो अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला पार्ट, इसमें से वो वाला पार्ट कर मैनेज करना जो बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी बी के पास भी है, तो भाई मेरे पास बी के पास है तो उसके पास ये बचेगा ना बाहर वाला, ए कॉम्प्लीमेंट में सब आ रहा था, ओवरलैप पार्ट माइनस करना, ओवरलैप वाला पार्ट जो है वो ये था, मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूँ,
ओवरलैप वाला पार्ट ये था भाई, ये था एग्जैक्टली। अगर मैं इसको कहूँ तो ये भी नहीं था, ये था। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट। आप एक चीज और देख सकते हो, बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास एक्स्ट्रा ये आ रहा था, बट ये इन्वॉल्व नहीं था उसमें, आई डजंट केयर अबाउट दिस। तो हाँ, कुल मिला के मेरे पास ये बचेगा। ये भी फिगर मैच नहीं कर रहा, ये बोल रहा है, ये पूरा बाहर वाला पार्ट बोल रहा है, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक बार फटाफट चेक कर लेते, ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूंगा मैं बस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ चीजें रह जाती हैं। ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है, ए में तो सिर्फ इतना ही पार्ट था, बी कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा पार्ट जो ओवरलैप हो रहा था। ओके ओके ओके, ए में से मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पार्ट एक्स्ट्रा था, ये माइनस करना था, तो ओवरलैप पार्ट, हाँ ठीक है, इज करेक्ट। एक बार होता है कि कंफ्यूजन की वजह से हो जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि ओवरलैप वाला पार्ट ढूंढना है और उसको हटा देना। ये मत देखो क्या कॉमन या फिर क्या सेम क्या डिफरेंट है, वो डिफरेंट के चक्कर में फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। आपको बस देखना ओवरलैप वाला पार्ट, आपको बस देखना ओवरलैप वाला पार्ट। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आ गया था, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में मेरा बी कॉम्प्लीमेंट नहीं था, वो बी था एग्जैक्टली। तो बी कॉम्प्लीमेंट में से बी ये वाला पार्ट था, इसमें ये वाला पार्ट तो ए कॉम्प्लीमेंट ने वैसे ही ले रखा था, बस ये वाला पार्ट ले रखा था, ये ओवरलैपिंग था, इसको हटा। और ये सब पार्ट वैसे भी ए कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ये इतना पूरा पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट में आ ही नहीं रहा था, उसको तो परवाह ही नहीं करेंगे, बस ये आ रहा था, ये आ रहा था तो इसको हटा। ध्यान रखो, ये नहीं आ रहा था तो इसको तो परवाह ही नहीं करेंगे, ये आ रहा था और ओवरलैप हो रहा है तो उसको हटाएंगे। पहले तो देख लो क्या आ रहा है, फिर ओवरलैप हो रहा है तो हटाओगे, नहीं हो रहा तो उसको हटाओगे भी नहीं। कुल मिला के बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग और दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। और वेन डायग्राम से ही फास्ट रहता है, बट इसके लिए आपके दिमाग में कुछ चीजें पहले ही से फिक्स होनी चाहिए। मतलब थ्योरी अगर बहुत ज्यादा क्लियर होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप इससे बहुत जल्दी कर लोगे। कई बार कुछ डायरेक्ट भी हम कर लेते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं ए यूनियन बी, सबको पता है, वेरी सिंपल, इट्स ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जब हम निकालते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कुछ भी लगा के चलो आप, तो एक मिनट पहले लिख लेता हूँ उसको, माइनस ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ये सब स्टेटमेंट आपको पता हो, यहाँ से आप कुछ थोड़ा बहुत डायरेक्टली कर पाओ, ठीक है, वेन डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये वेन डायग्राम से सेटिस्फाई होती हैं चीजें। ठीक है, इवन फॉर द रीजन ऑल्सो, इट्स नॉट अबाउट की नंबर्स। चलो ठीक है, अब हम आए थे इस क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल, z इज इक्वल टू 2x फैक्टोरियल, z बाय y इज इक्वल टू 120, z बाय y इक्वल टू 120। z बाय y 120 दिया है, मतलब ये z बाय y दिया है या z बाय y का फैक्टोरियल दिया है, ये थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा। अ, अच्छा ठीक है, तो नहीं, z बाय y का फैक्टोरियल नहीं, z की वैल्यू 2x फैक्टोरियल है, हम जानते हैं, y की वैल्यू x फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू 120 दी। थोड़ा सोचो, अगर इसकी वैल्यू 120 दी गई है, आप थोड़ा सा सोचो किस केस में, आप थोड़ा सा यहाँ हिट एंड ट्रायल चलेगा। 1 पुट करोगे तो 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल में क्या आ जाता है आपका 1 2 3 इंटू 4, यानी कि आपका 12 आ रहा है। जब 3 पुट करोगे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में आपका ये तो हट जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के 3 बचेगा, 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये आई थिंक 24 5 120 आ रहा है, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां चलो 3 में आ गया, कई बार बड़े नंबर में भी आ सकता है, फिर भी कुछ नहीं है आपको बहुत ज्यादा इसमें, अगर आप ज्यादा आगे जाओगे तो आप एक चीज को और ऑब्जर्व करोगे कि 2x है, मतलब कि दोनों में डबल का डिफरेंस है, तो 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल करने से आपको एक तो दिमाग में बड़ी, जैसे x इक्वल टू 5 के लिए सोचूं मैं, तो एक तो दिमाग में बड़ी चीज आती है कि नंबर बहुत बड़ा है, 120 ज्यादा नहीं आएगा। तो इन चीजों में आप ऑब्जर्व कर पाओगे कहां से स्टार्ट करूं, 6 से स्टार्ट करूं, 7 से स्टार्ट करूं, स्किपिंग ऑल द बिलो एक्स, मतलब x इक्वल टू 1 x इक्वल टू, तो हिडन ट्रायल में आप कुछ स्किप भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये तो होंगे ही। चलो ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, 3 इंटू 3 9 फैक्टोरियल वट एवर, बस ठीक है, 9 फैक्टोरियल ही पूछा इसमें, मतलब 3 आ गया, तो हमें पूछा 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें कुछ नहीं करना भाई, देखो आप जीरो, तो देखो 9 फैक्टोरियल को मैं दिखाता हूँ, 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपका, x वैल्यू 3 आई, 3 इंटू एक्स निकालना है, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, यहाँ पर हम यूनिट डिजिट को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किससे डिविजिबल है किससे नहीं है, जैसे 9 आ रहा है तो 9 से डिविजिबल, अगर आप फटाफट देखो तो 6 2 9 9, और फिर ये 8 9 10 11, और तो ये 9 से डिविजिबल, एक सेकेंड, हाँ 9, और फिर आपका 10 18, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, तो ये चीज आप यूज नहीं कर पाओगे। जीरो चलो सबके लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन है, 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन होने से एक जीरो आ रहा है, तो इनकी कंसिडरेशन तो आप वैसे हटा सकते हो। उसके अलावा आप और चेक कर सकते हो कि 2 की पावर्स अवेलेबल होनी चाहिए,
ठीक है, जैसे कि 16 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, आर दे यूनिक, जैसे इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, आपका काम बन गया। यूनिट डिजिट चेक करना बड़ा आसान होता है, ये किसी और भी चीज से बड़ा आसान होता है। 2 into 5 तो आप वैसे भी इग्नोर कर दो क्योंकि वो पहले यूज कर चुके हो। 1 into 3 में 3 आएगा, 3 into 4 12, 12 में यूनिट डिजिट 2, मतलब 2 है तो 2 ही रखूंगा फिलहाल मैं। 2 into 6 फिर 12, तो अभी तक 2 ही बचा है मेरे पास। 2 into 7 14, यानी कि 4 आ गया मेरे पास यूनिट डिजिट अब। 4 into 8 32, यानी कि 2 आ गया यूनिट डिजिट। 2 into 9 18, यानी कि 8 डिजिट। तो 8 तो मेरा सिर्फ एक ही में है, यानी कि दिस विल बी द आंसर। तो यूनिट डिजिट, जैसे यहाँ पर एक 7 भी आ रहा था, तो आप चाहो तो डिविजिबिलिटी बाय 7 भी चेक कर सकते हो, बट इन केस में होगा कि आपको फटाफट पहले ये भी ध्यान देखना पड़ेगा कि आर, हो सकता है सारे ही आपके 7 से डिविजिबल हो, आपको लग रहा है, मान के चलो कि आपको लग रहा है इससे काम बन जाएगा 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने से भी, तो बट वही बात है ना, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट जो बहुत जल्दी चेक करने का तरीका होता है, वो हमारे पास मतलब अवेलेबल, मतलब वो कंडीशन हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिकनेस मिल गई यूनिट डिजिट में। अगर यूनिट डिजिट में यूनिकनेस है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो नाउ लेट्स कम टू 4। Yeah. Let n be a natural number. The number of consecutive zeros at the end of expansion of n factorial is exactly 2. ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। भाई ये बोल रहा है कि n फैक्टोरियल, जैसे अभी हमने 9 फैक्टोरियल देखा, उसके अंदर लास्ट में सिर्फ एक जीरो आ रही थी। रीजन बीइंग क्योंकि एक 5 into 2 का कॉम्बिनेशन था। अगर आप 10 को देखोगे ना भाई, तो 10, मतलब जैसे ही मैं 10 एक्स्ट्रा ले आऊंगा तो 10 में क्या आएगा, 5 into 2 आ जाएगा, 5 into 2 आ जाएगा। इससे पहले एक हमारे पास 5 अवेलेबल था और एक 2 भी अवेलेबल था। 2 तो 2 से ही आ गया, 1 into 2 into 3, और एक 5 से आ गया, तो एक जीरो ये ले आएगा, एक जीरो ये। तो 10 फैक्टोरियल मेरा पहला ऐसा नंबर होगा जिसमें कंजुगेटिव 2 जीरो आएंगे, 0 0। एट द एंड की बात कर रहा हूं, और क्या नंबर बनेगा, वी आर नॉट थिंकिंग इवन अबाउट दैट। 11 फैक्टोरियल में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीजें इन्वॉल्व भी, 2 into 5 भी आएगा आपका, 1 into 2 into 3 into 4 5, और 10 की वजह से 2 into 5 एक और पेयर आ जाएगा। एक्चुअली हमें 2 into 5 के पेयर चाहिए होते हैं, और मोर प्रिसाइजली होता क्या है, 2 तो आपको इनिशियली मिल ही जाता है। जैसे अगर 1 into 2 into 3 into 4 कर रहे हो, अगर कंजुगेटिव की बात है, 5 into 6 कर रहे हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम नंबर ऑफ 5 से चेक करते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको ये चेक करना हो तो 10 फैक्टोरियल से आ रहा है, 11 से आ रहा है, 12 से भी आएगा, 13 से भी आएगा, 14 से भी आएगा, 15 से नहीं आएगा। मतलब 15 से क्यों नहीं आएगा ये बता देता हूँ। 2 तो ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल थे, 15 आने की वजह से 5 एक्स्ट्रा और आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 15 को यू कैन ब्रेक इनटू 5 into 3, तो एग्जैक्टली 3 जीरो हो जाएंगे 15। तो 15 16 17 18 19 एग्जैक्टली 3 जीरो रहेंगे। 20 पे आके फिर एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 20 लेके आएगा 5 into 4। ठीक है, 4 तो चलो हमें वैसे ही कंसिडरेशन, मतलब 2 की पावर तो वैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी हैं, बट एक 5 एक्स्ट्रा आने की वजह से 1 मोर जीरो कम्स। तो सिंपल 10 11 12 13 14, मतलब 5 ऐसे नंबर है विच विल गोइंग टू गिव यू, तो एग्जैक्टली 5 इसका आंसर आ जाएगा, नो मोर देन 5 और। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। अगर मैं थोड़ा थ्योरी के हिसाब से बताऊं, आई जस्ट टेल यू वेरी लॉजिकली एंड वेरी बेसिकली इवन, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसको करते हो थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली, या फिर फॉर्मूला के बेस पे, तो हम ऐसा जरूर करते हैं। मतलब हम वही है, फैक्टर्स ऑफ 5 चेक करते हैं, जिसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, राइट। जैसे मैं कहूँ कि 120 में कितने फैक्टर ऑफ 5 आएंगे, तब कहोगे 5 24 5 4, देन बस ये तो आप 5 टाइम्स क्या बोल सकते हो, 1 कर सकते हो, या फिर कुछ भी कह सकते हो। तो कुल मिला के आप इस तरीके से देखते हो, 5 into 5 25 फैक्टर आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप क्या लेंगे, 0 into 5 या 5 into 0 बोलोगे। ठीक है, 5 into 0 बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीजों को करते हैं। नहीं तो अगर आप इन चीजों को ऐसे फैक्टर से, आपको टोटल फैक्टर्स नहीं निकालने इस तरीके से, अगर आपको फैक्टर्स नहीं निकालने, एक मिनट टाइम, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो, जो हम जीआईएफ की अप्रोच से करते हैं। जैसे 120 में 5 की पावर हम 0 स्टार्ट करेंगे, नो 5 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर 120 में 5 का स्क्वायर लगाते हैं, फिर 120 में हम 5 का क्यूब लगाते हैं, और जब जैसे यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 120 बाई 125 होगा ये, और 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जीआईएफ ऑफ 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है, बट यहाँ पर 25 आएगा। 25 को मैं अगर देखूं तो 2 पॉइंट समथिंग ला के देगा मुझे, तो बट जीआईएफ 2 होता है 2 पॉइंट समथिंग का, और ये मेरा हो जाएगा 5 टाइम्स हाउ मच, 24। तो यहाँ एक्जैक्टली 24 आ रहा है, 24 + 2 यानी कि 26 फैक्टर बन जाएगा। अगर मैं पीछे भी देखूं तो मैं ये बोलूंगा, एक सेकंड,
1 into 4 x n x। अगर मैंने वो कहाँ एक्सप्लेन किया था, बस मैं वापस कर देता हूँ। दैट इज, अगर मैं 26 फैक्टर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 26 बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी वापस एक्सप्लेन करूँ तो बड़ा सिंपल होगा। 120 से अगर मैं आपको बताता हूँ जैसे 5, तो 5 टाइम्स 24 हो जाता है, फिर 5 टाइम्स 4 हो जाता है आपका 5 5 25, और एक अगर आप वापस 5 जो लगाते हो, या फिर आप सिंपली कह दो कि यहाँ से तो 5 आ ही गया आपका, 5 स्क्वायर आ गया है। और बस 5 टाइम्स 0 बोल देते हैं हम, लीड अगर आप सोच लो कि लास्ट में एक 1 ऐड कर देते हैं जब आपका एक्स्ट्रा कोई एलसीएम, मतलब जैसे 5 से अब क्या आगे, अगर ऊपर 5 6 होता है यहाँ पर, तो एक आपका रिमाइंडर 1 बच जाता है। ठीक है, अ, ठीक है, आपका एक रिमाइंडर 1 बच जाता 5 और तो इसमें मैं बताऊंगा कुछ आपके लिए है नहीं में, तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हो, बट दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो इसको ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने आपको काफी इंफॉर्मेटिव चीजें भी दे दी हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तभी मैं कह रहा था कि यूजुअली ये सेशन थोड़े लंबे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कंप्लीट इन 24 पार्ट्स। ये आपके एक सीरीज की तरह होगा जो आप आराम से बैठ के देख सकते हो। 2 वीडियो देखी, फिर बाद में कुछ और वीडियो। पहला सेशन नहीं है तो काफी लंबा निकल गया है वैसे, बट वी ट्राई टू कवर इन 10 to 12 13 14 मिनट्स ओनली। आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो रही है, समझ रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ 10 प्लस लॉग 10, ठीक है, ये y दिया है, ये z दिया है। एक बार फटाफट आपको रीडिंग का तरीका कैसा होना चाहिए, ऊपर ऊपर से देखो। अच्छा, पूछ क्या रहा है बेसिकली, एक वर्ड को नहीं पढ़ना होता। आर इन एपी देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जीएम ऑफ x एंड y इज x एंड z इज y स्क्वायर, ठीक है। द एम ऑफ दिस इज दिस। एम मतलब दोनों का, आप पहले ए मतलब कुछ भी दिमाग में आपका वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीएम ऑफ x एंड z इज y स्क्वायर, मतलब x z इज इक्वल टू y स्क्वायर, क्या सेटिस्फाई करेगा? अरे भाई करके ही देख लेते हैं। ठीक है, करके देखने के लिए हमें पास पहले एक स्टेटमेंट दी है कि ये सब एपी में, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एपी में होने का मतलब ट्वाइस ऑफ बी कह लो, या फिर सिंपल ऐसा कर लो यार। देखो आप सब्ट्रैक्शन, मतलब ए टू माइनस ए वन, हम ऐसे करते हैं ना, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। यही तो होता है, ए डी है एक्चुअली। तो ए टू माइनस ए वन यानी कि सेकंड टर्म माइनस दिस करोगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई बाय एक्स आ जाएगा, बेस 10 ही रहेगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड बाय वाई बेस 10। अब यहां से देख सकते हो दोनों बेस सेम है, तो कंपेयर कर लो, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। पहली स्टेटमेंट एक्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। द एम ऑफ दिस, एम ऑफ दिस का मतलब होता है कि इनका एक्स इज दिस। अच्छा, इन दोनों का एम मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना। तो अगर मैं ऐड करके log ऑफ x एंड दिस log ऑफ z विद बेस 10 डिवाइड बाय 2 करूं, तो क्या ये मेरा log ऑफ y विद बेस z आएगा? ये बोल, क्या आएगा? चेक कर लेते हैं। इन दोनों में जब ऐड करेंगे तो लॉग के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स जेड विद बेस दिस। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाऊंगा तो पावर में लेके जा सकता हूँ, वाई स्क्वायर जेड, मतलब 2 इधर आया फिर पावर में चलेगा। अब दोनों, सॉरी, बेस 10 रहेगा, दोनों बेस सेम है, तो एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है भाई, कि इन सेशन को अच्छी तरह देखो। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ आफ्टर वॉचिंग सेशन। उससे पहले भी सॉल्व करके आ सकते हो अगर आपके दिमाग में से रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, आपको पता है कि ये लेक्चर आने वाला है, तो यू कैन वॉच इट अर्लियर, सॉल्व इट अर्लियर ऑल्सो, ताकि आप जब लेक्चर को देख रहे हो आपका माइंड बहुत ज्यादा वाइड फील करेगा। आप सोचोगे मैं इस तरीके से सोच रहा था, यहाँ पर ऐसे किया, या फिर मैं जब इसको कर रहा था तो मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा था, वैसा कुछ। तो दैट थिंग कैन बी डन, उसके बाद भी कर सकते हो। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस तो वैसे भी करने का पार्ट होता ही है प्रिपरेशन का, बट ठीक है, दिस इज समथिंग you have. Fine. Thank you so much for attending session. We will meeting soon in the next session.